हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि माल को परिधान नहीं किए जाने पर क्रेता को निम्नलिखित में से कौन से उपचार प्राप्त होते हैं। कि अगर क्या नहीं होता है भाई, जो गुड्स है, ठीक है, गुड की डिलीवरी नहीं होती है तो जो बायर है उसे कौन कौन सी क्या मिल जाएंगे, कौन सी रेमेडी उपलब्ध हो जाती है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो कौन सी है भाई? सबसे पहला है कि वो नुकसानी के लिए बाद ला सकता है ना, कि वो इन्फ्रिंचमेंट हो गया है, कंपनसेशन लेगा भाई उससे, तो उसके लिए बाद ला सकता है। हाँ बिल्कुल ला सकता है, वो तो कंपनसेशन के लिए तो बाद लाएगा ही लाएगा। फिर है कि अभिनिश्चित या विनिर्दिष्ट माल होने पर संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु बाद ला सकता है। कि अगर स्पेसिफिक कोई क्या था, कोई स्पेसिफिक गुड था, उसके लिए क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये स्पेसिफिक गुड ही हमें मिलेगा, तो वो क्या कर सकता है, बायर बायर इसके लिए एक केस लेके आ सकता है कि मुझे ये स्पेसिफिक गुड ही मिलना चाहिए। बिल्कुल। फिर है कि गुड्स में की संपत्ति के संक्रांत हो जाने पर क्षतिपूर्ति अथवा संपरिवर्तन के लिए बाद ला सकता है। कि भाई जब क्या हो गया था, गुड्स क्या हो गया था, गुड्स संक्रांत हो गया था, तो उस पर अगर कुछ संपरिवर्तन हुआ है उसमें, तो उसके क्षतिपूर्ति के लिए उसे क्या कर सकता है भाई, बाद ला सकता है। बिल्कुल। तो आंसर है हमारा उपरोक्त सभी सारे जो है रेमेडीज जो है अवेलेबल हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। इसके बाद है कि माल विक्रय अधिनियम की कौन सी धारा विनिर्दिष्ट पालन के संबंध में प्रावधान करती है। कि कौन सी ऐसी धारा है जो किसकी बात कर रही है, कि जो माल हमने गुड्स जो खरीदा है उसका स्पेसिफिक क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी बात करती है, ये है धारा हमारी, सेक्शन है 58। कहता है कि अगर माल विक्रय के लिए कोई स्पेसिफिक माल को हमने क्या किया था भाई, खरीदा था, स्पेसिफिक माल के बारे में हमने बात की थी कि हमें ये स्पेसिफिक माल ही मिलना है, तो क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक माल के लिए ही बाद ला सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए पालन करा सकते हैं। तो कहाँ करा सकते हैं, सेक्शन 58 इसकी बात करता है। ओके, चलिए इसके बाद है जो व्यक्ति जिसे वस्तु को पाने का अधिकार रखता है वह वस्तु उसे मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल, किसकी बात करता है, स्पेसिफिक रिलीफ की बात कर रहा है ना, जिस वस्तु को पाने का उसे अधिकार है ना, कि अगर उसे विनिर्दिष्ट वस्तु है, कोई स्पेसिफिक क्या है, गुड है, उसे पाने का उसे राइट है, तो उसे मिलनी भी चाहिए। ये सिद्धांत किससे संबंधित है, तो सेक्शन 58 स्पेसिफिक गुड्स से रिलेटेड है। फिर है माल विक्रय अधिनियम का विस्तार कहाँ है भाई, अब तो संपूर्ण भारत पर है। कब से संपूर्ण भारत पर है, 31 अक्टूबर 2019 से। ओके, चलिए कहता है कि माल विक्रय अधिनियम का प्रभाव क्या होगा, क्या भूतलक्षी होता सकता है, भूतलक्षी और भविष्यलक्षी दोनों हो सकता है। भविष्यलक्षी होगा तो ये क्या है, ये क्या है भाई, ये सब्सटेंसिव लॉ है ना, तो इसका प्रभाव क्या होगा, भविष्यलक्षी होगा, प्रोसीजर लॉ नहीं है ये, है ना। तो क्या है ये, प्रोसीजर लॉ नहीं है, सब्सटेंसिव लॉ है, तो इसका क्या होगा प्रभाव, इसका प्रभाव होगा भविष्यलक्षी, कि सिर्फ फ्यूचर में हो सकता है ना। फिर है आवश्यक द्वारा की गई संविदा प्रारंभ से क्या होती है, अगर आवश्यक से कोई संविदा कर ली हो, किसी माइनर से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होता है या कोई करार किया होता है, एग्रीमेंट किया होता है, तो वो स्टार्टिंग से क्या होता है, वो वॉइड माना जाता है। कौन सा केस है, बहुत फेमस केस है, मौरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष का, है ना। ओके, चलिए फिर कहता है क्या भावी माल के विक्रय की संविदा की जा सकती है, तो बिल्कुल की जा सकती है ना। क्या भावी माल के विक्रय की संविदा की जा सकती है, नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, परिस्थितियों पर निर्भर है। हाँ की जा सकती है, तो भाई बिल्कुल की जा सकती है। कहाँ पे बताई गई है भावी माल की बात, कहाँ पे बताई गई है, सेक्शन 6 में बताई गई है। फिर है युक्तियुक्त समय का पर्सन क्या होता है, ये कौन सा क्वेश्चन है, अगर युक्तियुक्त समय था, रीजनेबल क्या था, टाइम था, तो ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तथ्य का पर्सन है। इसके बाद है कि माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत माल पर असंदत विक्रेता को प्रमुख निम्नलिखित अधिकार होते हैं। अब असंदत विक्रेता कहाँ है भाई, कौन से सेक्शन में है, अनपेड सेलर कहाँ पे दिया हुआ है, तो इस सेक्शन है 45, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 45। ओके, तो माल के विक्रेता को कौन कौन से अधिकार होते हैं, माल के पुनः विक्रय का अधिकार होता है, बिल्कुल, कि वो दोबारा से उसे क्या कर सकता है, दोबारा से उसे सेल कर सकता है, पुनः विक्रय कर सकता है। फिर है कि माल पर धारण अधिकार, कि हाँ भाई अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो ये थोड़ी ना है कि हम माल तुम्हें तभी भी दे देंगे, उस पर अधिकार बनाए रखेंगे ना, धारण किए हुए रखेंगे उसे, तो भाई ये भी है।
फिर कहता है मूल्य वसूलने के लिए बाद लाने का अधिकार, बिल्कुल जी, अगर पैसे नहीं दिए तो ऑब्वियसली केस लेके आएगा। तो आंसर है डी, सभी। फिर है समय संविदा का सार है, इस तथ्य को साबित करने का आधार क्या है? पक्षकारों का आशय, मामले के तथ्य, मामले की परिस्थितियां और उपरोक्त सभी। तो आंसर है हमारा डी, कि पक्षकारों के आशय को भी देख लेंगे, मामले के तथ्य को भी देख लेंगे, मामले की परिस्थितियों को भी देख लेंगे, सभी चीजों को देख लेंगे। ठीक है, आंसर डी होगा। कहता है कि ए ने अपनी गोदाम में रखा 100 टन चावल बै को बेचा और गोदाम की चाबी किसे दे दी? बै को दे दी। तो यह किस प्रकार का परिधान होगा? तो यह परिधान है भाई प्रतिकारात्मक परिधान है ये, है ना, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने बै को चावल बेच दिए और गोदाम की चाबी दे दी उसे बासी परिधान नहीं किया चावलों का, बस उसे चाबी दे दी। तो ये क्या है? प्रतिकारात्मक परिधान है। कहता है क्रेता कौन होगा? भाई बायर कौन है? बायर ऑब्वियसली वही है जो किसी माल को खरीद रहा है, किसी गुड को खरीद रहा है ना। तो बायर कौन है? जो कि माल का क्रय करता है, क्रय करने का करार करता है। डेफिनेशन देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में डेफिनेशन ही बताई थी। फिर है कसूर का तात्पर्य क्या होगा? तो कसूर क्या है भाई? कार्य है, लोप है, कार्य और लोप दोनों है, सदोष कार्य का व्यतिक्रम है। तो क्या है? कोई भी सदोष कार्य या उसका व्यतिक्रम है, क्या है भाई? कसूर है। फिर कहता है कि माल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो माल की परिभाषा में क्या क्या आते हैं? माल की परिभाषा में उगती फसलें, खास स्टॉक या अंश आते हैं, क्योंकि माल क्या है भाई? माल किसकी बात करता है? चल संपत्ति की विक्रय की बात करता है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी की। और अनुज्ञेय दावा क्या है? एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो माल की परिभाषा में अनुज्ञेय दावा नहीं आता है। ओके, फिर क्वेश्चन, विनिर्दिष्ट माल से वह माल अभिप्रेत है। विनिर्दिष्ट माल वही वाला बात है कि स्पेसिफिक गुण कौन सा होगा? जो कि उस समय जब विक्रय की संविदा की जाती है परिलक्षित और करारित होता हो कि भाई हम ये वाला ही सामान खरीदेंगे, है ना। हम एक शॉप पे गए, उसके पास 4 तरह का सामान है और हम उसमें से एक तरह के सामान को कहते हैं कि भाई हमें तो ये वाला खरीदना है, तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक गुड हो गया। इसके बाद है नमूने के अनुसार विक्रय की संविदा। नमूने के अनुसार विक्रय के लिए संविदा, नमूने के अनुसार विक्रय के लिए संविदा की जाती है। तो नमूने के लिए विक्रय कहाँ है भाई? आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कौन से सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है नमूने के अनुसार विक्रय। तो नमूने के अनुसार विक्रय की दशा में विकसित शर्त रहती है कि माल का परपुंज क्वालिटी के नमूने के सदृश होगा। क्रेता को माल के परपुंज नमूने से मिलान करने का एक युक्तियुक्त अवसर प्राप्त होगा कि माल उसे अवाणिज्यिक बना देने वाला किसी ऐसी त्रुटि से मुक्त हो जो नमूने के युक्तियुक्त परीक्षण से प्रकट ना होती हो। उपरोक्त सभी, बिल्कुल। अगर नमूने के अनुसार ये कह दिया कि माल क्या है? नमूने के अनुसार है, तो ये सारी शर्तें क्या मानी जाएंगी? विवक्षित मानी जाएंगी, इम्प्लाइड मानी जाएंगी। इसके बाद है विक्रय और अभिकरण में क्या फर्क होता है? कि भाई सेल में विक्रय कर रहे हैं और एजेंसी में क्या फर्क है? तो ये देख लेते हैं क्या फर्क है। अभिकरण में अभिकर्ता स्वामी से माल पर स्वामित्व प्राप्त करता है। अभिकरण कहाँ है? अभिकरण है, एजेंसी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 182 में डिफाइन की हुई है। ओके, याद रखना ये भी। तो विक्रय और अभिकरण में क्या फर्क है? अभिकरण में अभिकर्ता स्वामी से माल पर स्वामित्व प्राप्त करता है, जबकि विक्रय में ऐसा नहीं होता है। फिर कह रहा अभिकरण एवं विक्रय दोनों में माल पर स्वामित्व प्राप्त किया जाता है, किंतु अभिकरण में स्वामित्व स्थायी होता है, विक्रय में अस्थायी। फिर कहता है कि अभिकरण में अभिकर्ता स्वामी का प्रतिनिधि होता है और माल पर अधिकार प्राप्त करता है, ना कि स्वामित्व, जबकि विक्रय में क्रेता मूल्य के बदले में स्वामित्व प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसे ही तो हो रहा है। अभिकरण में क्या है? वो तो सिर्फ कब्जा प्राप्त कर रहा था, लेकिन अगर हम कोई चीज खरीद लेते हैं, कोई गुड अगर हमने परचेज कर ली, तो हमें तो उसकी ऑनरशिप पे मिलेगी, है ना, तो ऑनरशिप मिल जाती है। चलिए, फिर कहता है निम्नलिखित में से विक्रय और गिरवी में क्या अंतर है? विक्रय में क्या कर रहे हैं? हम सेल कर रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, उसकी ऑनरशिप हमारे पास मिल जा रही है। लेकिन गिरवी में क्या होता है? गिरवी में क्या किया है हमने किसी से कोई उधार धन लिया, है ना, और उसके बदले में क्या कर दिया? हमने कुछ चीज अपनी उसके पास में गिरवी रख दी। सेक्शन 172 ऑफ टीपी एक्ट, ठीक है, याद रखना है ये भी सेक्शन, गिरवी वाला, प्लेज बोलते हैं उसे, ठीक है। तो क्या होता है कि विक्रय और गिरवी दोनों में स्वामित्व का अंतरण नहीं होता? ऐसा नहीं है भाई, विक्रय में तो स्वामित्व का अंतरण हो रहा है, तो विक्रय में स्वामित्व का अंतरण होता है, गिरवी में नहीं। गिरवी में स्वामित्व का अंतरण होता है, विक्रय में नहीं।
तो क्या है भाई, विक्रय में जो होता है, जब हम अगर किसी चीज को सेल कर रहे हैं तो ऑनरशिप का अंतरण होगा, ट्रांसफर होगा, और गिरवी में नहीं होता। ऑनरशिप नहीं देते हैं हम गिरवी में, है ना, क्या देते हैं हम, कब्जा दे देते हैं। ओके, चलिए ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे बस एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की 1 या 2 वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सारी वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। और एक सजेशन दूंगी कि अगर आप एक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं तो एक्ट का जो कंटेंट है उसमें सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है। आप कंटेंट देख लेंगे, कंटेंट पढ़ लेंगे तो वो भी बेटर है। ओके, और डेफिनेशन, प्लीज़ डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।